हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेल साइकिल। एक सेल जब कुछ इवेंट्स के थ्रू एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, तब उसे बोला जाता है सेल साइकिल। मान लीजिए ये एक सेल है। ये सेल ये इवेंट्स के थ्रू एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, उसे बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है हम लोगों ने देख लिया। अब सेल साइकिल का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल सेल्स को ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही साथ उसके अंदर जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको कैरी करने में हेल्प करता है। अब ये सेल साइकिल जो है वो 2 फेज में कंप्लीट होते हैं। एक है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। माइटोसिस फेज भी बोल सकते हैं या फिर डिविजनल फेज भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये है इंटरफेज और ये है डिविजनल फेज। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज है 2 सेल डिविजन्स के बीच वाले फेज को इंटरफेज बोला जाता है। मतलब एक सेल डिवीजन का एंडिंग और दूसरे सेल डिवीजन का स्टार्टिंग, उसके मिडिल में जो रेस्टिंग फेज है उसे बोला जाता है इंटरफेज। जैसे मूवी में होता है, 2 पार्ट में मूवी देखा जाता है और मिडिल में इंटरवल आता है। वैसे मान लीजिए पहला वाला पार्ट है एक सेल डिवीजन का एंड और दूसरा वाला पार्ट है दूसरे सेल डिवीजन का स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके बीच में इंटरवल यानी कि इंटरफेज। तो ये इंटरफेज क्या है? इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिस फेज में एक सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब सेल डिवीजन में जो जो चीज़ उसको लगता है उस चीज़ को वो इस इंटरफेज में ही कलेक्ट कर लेता है या फिर उसको बना लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरफेज में सेल का फिजिकल एंड केमिकल कुछ चेंजेस होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन। अब ये इंटरफेज सारे यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है। अब इंटरफेज का भी 3 सब फेसेस है, G1, S फेज और G2 फेज। तो इंटरफेज का 3 सब फेसेस है। अब हम लोग देखेंगे ये 3 सब फेसेस में सेल क्या क्या काम करता है। फर्स्ट है G1 फेज, जिसे पोस्ट माइटोटिक गैप फेज बोला जाता है। पोस्ट माइटोटिक गैप क्यों? क्योंकि ये है, देखिए ये है सेल डिवीजन और ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ये है इंटरफेज। पोस्ट माइटोटिक क्यों? क्योंकि एक सेल डिवीजन के बाद ये G1 फेज आता है, इसीलिए पोस्ट माइटोटिक गैप। इस G1 फेज में क्या होता है? इस G1 फेज में आरएनए सिंथेसिस होते हैं और सम रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, आरएनए और रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ डीएनए प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरी है उस एंजाइम्स यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, जिसे डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि G1 फेज में डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, लेकिन डीएनए सिंथेसिस होने के लिए जो भी एंजाइम ज़रूरी है वो सिंथेसिस इस G1 फेज में होता है और साथ ही साथ आरएनए एंड रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। तो ये हो गया G1 फेज। G1 फेज के बाद क्या हो गया? G1 फेज के बाद सेल एस फेज में एंटर करता है, मतलब सिंथेटिक फेज में एंटर करता है। सिंथेटिक फेज क्या है? सिंथेटिक फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। और क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए फॉर्मेशन और साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए कॉपी बनता है, डीएनए का कॉपी। जैसे मान लीजिए वर्ड में कोई चीज़ मैं टाइप कर रही हूँ और कोई वर्ड मैं कॉपी कर रही हूँ Ctrl+C प्रेस करके, उसके बाद उसी वर्ड को मैं Ctrl+V प्रेस करके बार बार पेस्ट कर रही हूँ, तो क्या हुआ? उसी वर्ड का
कॉपी हो रहा है, बार बार कॉपी हो रहा है। तो उसी तरह से डीएनए का भी कॉपी बनता है एस फेज में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। और इसके कारण सेल का जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है या फिर वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है। इसके बाद क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, और एक सिंगल क्रोमाटिड 2 आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स बनाता है। मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि क्रोमाटिड्स किसे बोला जाता है। देखिए, मान लीजिए ये एक क्रोमाटिड है और ये एक क्रोमाटिड है। ये एक क्रोमाटिड है, ये 2 क्रोमाटिड है। अब मान लीजिए ये जो क्रोमाटिड है ब्राउन कलर का, ये क्रोमाटिड रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि कॉपी बना रहा है। तो इससे 2 क्रोमाटिड बनेगा, मतलब ऐसा 2 क्रोमाटिड बनेगा। और इस साइड में जो क्रोमाटिड है उसका भी कॉपी बन रहा है, मतलब इससे भी 2 क्रोमाटिड बन रहा है। तो ये एक ब्राउन कलर का क्रोमाटिड एक स्काई कलर के क्रोमाटिड के साथ अटैच्ड होके क्या बनाएगा, एक क्रोमोसोम बनाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर? उसके बाद फिर से ये ब्राउन कलर का क्रोमाटिड इस स्काई कलर का क्रोमाटिड के साथ अटैच्ड होके फिर से एक दूसरा क्रोमाटिड बनाएगा। क्रोमोसोम बन गया, मतलब 2 क्रोमाटिड, एक एक क्रोमाटिड 2 सिस्टर क्रोमाटिड फॉर्मेशन किए और उसके बाद एक नया क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया एस फेज। अब नेक्स्ट फेज है G2 फेज। इस फेज के बाद सेल जो है वो G2 फेज में एंटर करता है, जिसे बोला जाता है प्री माइटोटिक गैप फेज। प्री माइटोटिक क्यों? क्योंकि देखिए G2 के बाद सेल माइटोटिक मतलब सेल डिवीजन में एंटर कर रहा है, इसीलिए इसे बोला जा रहा है प्री माइटोटिक गैप फेज। G2 फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में कुछ स्पेसिफिक आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि इंटरफेज का जो 3 सब फेसेस है उसमें क्या क्या होता है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ये G0 फेज क्या है। तो ये G0 फेज एक नया फेज है, मतलब इस फेज में सारे सेल एंटर नहीं करते। जो भी सेल इस G0 फेज में एंटर करता है, मतलब क्वोशिएंट फेज में एंटर करता है, वो सेल्स क्या करते हैं, फिर से डिवाइड नहीं हो पाते, लेकिन उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज कंटिन्यू होते हैं। तो इस सेल का कुछ काम भी तो होगा, या फिर ये सेल यूजलेस है? नहीं, डेफिनेटली इस सेल का कुछ काम है। ये सेल्स डैमेज सेल को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। मतलब जो सेल्स G0 फेज में एंटर करता है वो सेल्स डिवीजन तो नहीं कर पाता, मतलब न्यू डॉटर सेल तो प्रोडक्शन नहीं कर पाता, लेकिन ये क्या करता है, ये डैमेज सेल को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो जिसे हम लोग डिविजनल फेज बोल रहे हैं या फिर माइटोटिक फेज, वो फेज डिस्कस करने से पहले हम लोगों को जानना है कि सेल डिवीजन क्या है और इसका टाइप्स क्या है। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल से 2 डॉटर सेल बनता है। मतलब एक सेल अपना रेप्लिका फॉर्म करता है, मतलब 2 यूनिक स्ट्रक्चर बनाता है। मान लीजिए ये एक सेल है, देखिए इस सेल से धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, मतलब एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल का जो स्ट्रक्चर है और जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो एकदम पेरेंट सेल जैसा होता है, मतलब सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये पेरेंट सेल से ही डायरेक्टली 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मेन काम क्या है, मतलब व्हाट इज द पर्पस, मेन इंपॉर्टेंस सेल डिवीजन
क्या करता है, सेल डिवीजन लाइफ को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। देखिए मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया से 2 बना, फिर इस 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। तो इस तरह से क्या है, बैक्टीरिया को जो एग्जिस्टेंस है वो बनाए रखेगा। नेक्स्ट है सेल डिवीजन का टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखा जाता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहले हम लोग एमाइटोसिस डिस्कस कर लेते हैं। एमाइटोसिस क्या है, एमाइटोसिस को हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है देखिए, अ मीन्स नो, माइटोस मीन्स थ्रेड। मतलब सिंपल सा मीनिंग है नो थ्रेड, मतलब थ्रेड के बिना ही यहाँ पे माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन हो रहा है। तो थ्रेड के बिना हो रहा है इसका मतलब क्या है, मतलब एक थ्रेड है जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर, जो कि सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करता है डॉटर सेल में। मतलब मान लीजिए पेरेंट में अगर 4 सेल प्रेजेंट रहे, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे, तो डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहेगा। कैसे, पहले वो 4 क्रोमोसोम डुप्लीकेट होके, मान लीजिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये डॉटर सेल में भी 4 ही प्रेजेंट होगा। कैसे, 4 क्रोमोसोम पहले डुप्लीकेट होके 8 क्रोमोसोम बनेगा। ये 8 क्रोमोसोम धीरे धीरे डिवाइड होके 4 में डिवाइड होगा, और यही 4 एक डॉटर सेल में आएगा और ये 4 एक डॉटर सेल में आएगा। तो इस तरह से ये जो क्रोमोसोम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पिंडल फाइबर से होता है। लेकिन एमाइटोसिस में ये स्पिंडल फाइबर एब्सेंट रहते हैं। एमाइटोसिस लोअर क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है जैसे बैक्टीरिया, एमीबा, ईस्ट, इसीलिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लीवेज होता है, मतलब डायरेक्ट डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब एक सेल का डायरेक्ट डिवीजन होके 2 डॉटर सेल बनता है। मान लीजिए ये एक सेल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डायरेक्टली डिवीजन हो रहा है और क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। तो डायरेक्ट डिवीजन होने से क्या हो रहा है, डॉटर सेल तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट जैसा इक्वल है या नहीं इसका गारंटी नहीं है। मतलब डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट जैसा नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो ये हो गया एमाइटोसिस। अब ये क्वेश्चन है कि एमाइटोसिस लोअर क्लास ऑफ एनिमल्स में या फिर ऑर्गेनिजम्स में पाया क्यों जाता है, मतलब देखा क्यों जाता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता इस ऑर्गेनिजम्स में। हम लोगों को याद है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ये सब प्रोकैरियोटिक, मतलब बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ये सब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, जिसका सिंपल स्ट्रक्चर है बॉडी का। और सिंपल स्ट्रक्चर होने के कारण इसके सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल स्ट्रक्चर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसीलिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करने के लिए जो सेल ऑर्गेनली चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट है माइटोसिस, नेक्स्ट टाइप माइटोसिस, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन क्यों, जैसे मियोसिस, एमाइटोसिस को हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन बोल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। कहाँ पे, न्यूक्लियस में। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। ये देखिए, यह एक सेल है, ये व्हाइट पोर्शन है न्यूक्लियस और स्काई पोर्शन है साइटोप्लाज्म। तो पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद ईच एंड एवरी डॉटर न्यूक्लियाई विल गेट्स इट्स ओन साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। इस माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस डिवीजन के थ्रू जब सेल एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, तब पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट रहता है, डॉटर में भी सिमिलर नंबर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। मान लीजिए पेरेंट सेल में 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट है,
डॉटर सेल में भी 8 प्रेजेंट है। कैसे? सेम प्रोसेस, ये 8 पहले रिप्लिकेट हो गए 16 क्रोमोसोम बनाएगा और उसके बाद ये 16 8 करके डिवाइड होकर डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर न्यूक्लियस बनता है, डॉटर सेल्स बनते हैं और वो 2 डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है पेरेंट जैसा। तो ये हो गया माइटोसिस। अब मियोसिस क्या है? नेक्स्ट है, थर्ड जो टाइप्स है वो है मियोसिस, जिसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मतलब रिडक्शन मतलब हाफ, जो रिड्यूस हो जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है डॉटर सेल में उससे हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में n करके, n मतलब हम लोग 4 क्रोमोसोम, n जिसे हम लोग क्रोमोसोम नंबर डिनोट करते हैं, 2n जिसे हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं, n मतलब हैप्लॉयड मतलब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। 4 क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे 2 करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। लेकिन रिडक्शनल, ये जो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से टोटल 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो 4 डॉटर सेल बनते हैं, तो 4 में क्या, ये जो फर्स्ट जो स्टेप है मियोसिस का, जहाँ पे 2 डिवीजन हुआ है, मतलब 2 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नेक्स्ट जब स्टेप होगा क्या सेम ये भी हाफ हो जाएगा? नहीं। जब नेक्स्ट डिवीजन होगा तब क्या होगा? तब माइटोसिस प्रोसेस अप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट जब मियोसिस में जब फर्स्ट सेल डिवीजन होते हैं तो पेरेंट सेल से क्रोमोसोम नंबर हाफ नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो डॉटर सेल जब फिर से 4 डॉटर सेल बनाता है तब सेकेंड डॉटर सेल से नेक्स्ट डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये फुल प्रोसेस को मियोसिस बोला जाता है और ये लास्ट एंड प्रोसेस मतलब जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहाँ पे बोला जाता है इसे माइटोसिस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मियोसिस के अंदर भी माइटोसिस होता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन, जो हम लोग पहले देखे थे। पहले स्लाइड में हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरफेज और डिविजनल फेज। तो इंटरफेज हम लोग देख लिए, सेल डिवीजन पढ़ लिए, सेल डिवीजन का टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या है। तो सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या है? देखिए सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवीजन में 2 फेज रहते हैं और 2 फेज में एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है। ये 2 फेज क्या है? 2 फेज है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, देखिए कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग है कैरियन, जो ग्रीक वर्ड है इसका मीनिंग है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मीनिंग है मूवमेंट। मतलब न्यूक्लियस मूवमेंट मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चेंजेस आना या फिर न्यूक्लियस डिवीजन होना, उसे हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस का भी 4 स्टेज होते हैं। कैरियोकाइनेसिस का 4 स्टेज क्या क्या है? एक है प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज प्रोफेज। राइट साइड में डायग्राम देखिए। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो कंडेंस, जो क्रोमोसोम मटेरियल है, वो कंडेंस मटेरियल कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम फॉर्म करता है, मतलब क्रोमाटीन मटेरियल क्रोमोसोम बनाता है। एक एग्जांपल देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक थ्रेड अगर मैं बिखरा के रख दूं तो उसे बोला जाएगा क्रोमाटीन। उसी थ्रेड को अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रिल करके रखूं या फिर रोल करके रखूं तो उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्रोमोसोम, जो कि ये है। क्लियर? तो क्या होता है? ये क्रोमाटीन फाइबर जो है क्रोमोसोम फॉर्म करता है, मतलब क्रोमाटीन फाइबर से कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। और ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अटैच रहता है। देखिए ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं, 2 थ्रेड एक पर्टिकुलर मिडिल स्ट्रक्चर में अटैच्ड है। ये जो मिडिल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस मिडिल स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए, एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर में थ्रेड, क्रोमोसोमल थ्रेड, जो कि क्रोमोसोमल आर्म्स बोलते हैं उसे।
तो ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो क्रोमाटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनता है और वही क्रोमोसोमल थ्रेड एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अटैच रहता है जिसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। अब क्या होता है, अब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है इस फेज में। स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोजोम जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, और सेंट्रोजोम किससे बनता है, सेंट्रियोल से। उसके अंदर जो सेंट्रियोल है वो एक सेंट्रियोल से दो डॉटर सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है, और यही दो डॉटर सेंट्रियोल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन से बना हुआ है उससे अटैच रहते हैं। दो सेंट्रियोल उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो दो सेंट्रियोल एक्रोमेटिक स्पिंडल से जुड़ा रहता है। और क्या है, और इस फेज के लास्ट में, मतलब ये फेज जितना खत्म होते जाता है इसके एंड में क्या होता है, धीरे धीरे सेल के अंदर से अदर सेल ऑर्गेनेली लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हो गया प्रोफेज। नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन हो चुका है प्रोफेज में, वो काइनेटोकोर्स के थ्रू क्रोमोसोम में अटैच्ड होता है। मतलब काइनेटोकोर एक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच रखने में हेल्प करता है। देखिए ये स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो है ये स्पिंडल फाइबर है, और यहाँ पे सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, दो डॉटर सेंट्रियोल दो ऑपोजिट पोल में है, और जो सेंट्रियोल क्या, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर चुका है, और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो चुका है थ्रू द काइनेटोकोर। अब क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम बन चुका है, ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज्ड हो जाते हैं। इस प्लेट को हम लोग मेटाफेज प्लेट भी बोल सकते हैं। इस मेटाफेज प्लेट में ये क्रोमोसोम अरेंज्ड होने के बाद ये ऑपोजिट पोल में चला जाएगा सिर्फ क्रोमाटिड्स को लेके, लेकिन वो नेक्स्ट फेज में होगा। तो यहाँ तक हम लोग मेटाफेज में सिर्फ क्या होगा, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम अटैच्ड होगा थ्रू द काइनेटोकोर, एंड साथ ही साथ क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज्ड होगा। नेक्स्ट फेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम अटैच हो चुके हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में सज चुके हैं, अरेंज्ड हो चुके हैं, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्रोमोसोम क्रोमाटिड्स में सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, और क्रोमाटिड्स जो है क्रोमोसोम का वो सेपरेट हो जाएगा, और यही क्रोमाटिड्स एक दूसरे से डिटच होके धीरे धीरे ऑपोजिट पोल की तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब डिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा बिटवीन द क्रोमाटिड्स। जितना ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता जाएगा इसका लेंथ, उतना इस क्रोमाटिड्स में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये हो गया एनाफेज का एक्टिविटी। नेक्स्ट है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स जो कि आपस में, ये जो क्रोमाटिड्स जो कि आपस से दूर होके ऑपोजिट पोल में चले गए हैं, वो क्रोमाटिड्स, देखिए वो क्रोमाटिड्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए वो क्रोमाटिड्स ऑपोजिट पोल में क्लस्टर फॉर्म करेगा, मतलब ग्रुप फॉर्म करेगा, और उसी ग्रुप को सर्किल करके न्यूक्लियर एनवेलप अपेयर होगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियोलास गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर रिफॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस, जो कि 4 फेज के थ्रू कंप्लीट हो चुका है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। टेलोफेज होने के बाद देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। ये 2 सेल नहीं है, ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई है, और ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोस मीन्स बॉडी, मतलब सेल बॉडी का डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड होना।
कुछ इस तरह से। देखिए ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होने का जो प्रोसेस, उसे साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। ये साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट वे से कंप्लीट होते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होने के लिए फारो फॉर्म होते हैं, जो फारो सेल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है, मिडिल तक आते हैं कुछ इस तरह से, और फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं और 2 डॉटर सेल बनाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लांट सेल में मिडिल में, मतलब सेल के बीचों बीच 2 डॉटर न्यूक्लियाई के ठीक मिडिल में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्म होते हैं, और ये सेल प्लेट धीरे धीरे इंक्रीज करके सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है और अटैच्ड होके 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म बनाता है, यानी कि 2 अलग अलग सेल बनाता है, जो कि डॉटर सेल, एज अ डॉटर सेल रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन, जो माइटोसिस हम लोगों ने पढ़ा, माइटोसिस सेल डिवीजन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस देखिए, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब ये जो सेल, न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे क्या होता है, बॉडी साइज इंक्रीज होते हैं। साथ ही साथ न्यू सेल्स डैमेज सेल को रिप्लेस करने में या फिर रिपेयर करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, ओल्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस करता है न्यू सेल्स। इसके अलावा जो एमीबा ईस्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। मतलब एमीबा और इसमें क्या होता है, डायरेक्टली डिवीजन होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। और लास्ट है, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, सेम क्रोमोसोम नंबर, मतलब डॉटर और पेरेंट में सेम क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट रहता है। तो आज हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।